क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम अपनी भावनाओं को दबा देते हैं, तब क्या होता है? जब हम ना कहना चाहते हैं लेकिन हाँ बोल देते हैं। जब हम भीतर से टूट रहे होते हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए हमारे चेहरे पर मुस्कान होती है। तो क्या वाकई हमारा शरीर ये सब चुपचाप झेल लेता है? या फिर एक दिन वह बोल उठता है, अब बहुत हुआ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक समरी में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपको खुद से मिलवाएगी। एक ऐसी किताब जो यह समझाती है कि बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं होती, बल्कि आत्मा की भी पुकार होती है। इस किताब का नाम है When the Body Says No, The Cost of Hidden Stress। लिखी गई है प्रसिद्ध चिकित्सक और लेखक डॉक्टर गाबोर माथे द्वारा। डॉक्टर माथे ने अपने वर्षों के अनुभव में एक गहरी सच्चाई देखी। कई ऐसे मरीज जो बाहर से शांत, मददगार और अच्छे दिखते थे, वो अंदर से भारी टेंशन में जी रहे थे। वे गुस्सा नहीं जताते थे, अपनी तकलीफें नहीं कहते थे और लगातार दूसरों की उम्मीदें पूरी करने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे उनके शरीर ने वो सब कहा जो वे खुद नहीं कह पाए। किसी को कैंसर हुआ, किसी को ऑटोइम्यून बीमारी, किसी का दिल जवाब दे गया। किताब का नाम ही इसका संदेश है, When the Body Says No, यानी जब शरीर ना कह देता है, क्योंकि हम मन से कभी ना नहीं कह पाए। डॉक्टर माथे का मानना है कि हमारे शरीर और मन के बीच कोई दीवार नहीं है। जब भावनाएं दबाई जाती हैं, तो उनका असर सीधे हमारी कोशिकाओं, नसों और इम्यून सिस्टम पर पड़ता है। यही छिपा हुआ तनाव सालों बाद बीमारी बनकर बाहर आता है। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे बचपन के अनुभव, समाज की अपेक्षाएं और हमारी अच्छे इंसान बनने की कोशिशें हमारे शरीर पर अदृश्य दबाव डालती हैं, और कैसे अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना स्वास्थ्य का सबसे गहरा इलाज बन सकता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपने मन और शरीर के रिश्ते को समझने की इस सच्ची और भावनात्मक यात्रा पर निकलने के लिए। अक्सर हम सोचते हैं कि शरीर और मन दो अलग चीजें हैं, एक महसूस करता है, दूसरा काम करता है। लेकिन When the Body Says No हमें दिखाती है कि असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। डॉक्टर गाबोर माथे कहते हैं, शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। मन भले ही अपनी सच्चाई को छिपा ले, मगर शरीर उसे जरूर जाहिर कर देता है। एक मरीज की कहानी किताब में बार बार याद दिलाती है। वो महिला अपने परिवार की हर जरूरत पूरी करती थी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी, कभी शिकायत नहीं करती थी। उसके भीतर इतना दबा हुआ गुस्सा और दुख था कि उसे खुद भी महसूस नहीं होता था। जब उसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो डॉक्टर माथे ने पूछा, क्या आप कभी गुस्सा होती हैं? उसने बहुत शांत स्वर में कहा, नहीं, मैं कभी गुस्सा नहीं होती। माथे लिखते हैं, अगर कोई कभी गुस्सा नहीं होता तो उसका शरीर एक दिन जरूर हो जाता है। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारा शरीर हमारी भावनाओं का सीधा दर्पण है। जब हम किसी रिश्ते में खुद को खो देते हैं या हर बात पर ठीक है कह देते हैं, तो शरीर धीरे धीरे ठीक नहीं कहने लगता है। कभी नींद उड़ जाती है, कभी थकान बनी रहती है, कभी सिर दर्द, पेट दर्द या फिर कोई गंभीर बीमारी जन्म ले लेती है। ये सब शरीर के संकेत हैं। वो पुकार रहा होता है, अब मुझे सुनो। डॉक्टर माथे बताते हैं कि ये ना शरीर का SOS सिग्नल है। जब हम लंबे समय तक अपने भीतर की जरूरतों, गुस्से, डर या दुख को अनदेखा करते हैं, तो शरीर उसे भाषा बना लेता है। वो बीमारी के रूप में बोलता है, क्योंकि हमने बोलना छोड़ दिया था। कैंसर, ALS, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन सब बीमारियों में उन्होंने एक समान धागा पाया। इन मरीजों ने कभी खुद के लिए ना नहीं कहा। कई बार शरीर ना कहने का तरीका बहुत अलग होता है। कभी वो थकान के रूप में बोलता है, कभी दर्द के रूप में, कभी बीमारी के रूप में। और जब हम इसे दबाने की कोशिश करते हैं दवाओं या व्यस्तताओं के जरिए, तो हम शरीर की पुकार को और गहरा कर देते हैं। डॉक्टर माथे इसे द विजडम ऑफ द बॉडी कहते हैं। शरीर हमें बचाने की कोशिश करता है, भले ही वो हमें दर्द देकर ही क्यों ना करे। सोचिए, कितनी बार हमने अपने दिल की बात नहीं कही क्योंकि किसी को दुख ना हो जाए। कितनी बार हमने अपनी जरूरतें दबा दी क्योंकि हमें डर था कि लोग हमें स्वार्थी कहेंगे। हर बार जब हम ऐसा करते हैं, हम अपने शरीर को थोड़ा और बोझ दे देते हैं, और यही बोझ धीरे धीरे बीमारी का रूप ले लेता है। किताब में डॉक्टर माथे कहते हैं, बीमारी कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक संदेशवाहक है। वो हमें बताती है कि हमारी जिंदगी का कोई हिस्सा संतुलन से बाहर हो गया है। अगर हम सुनना सीख लें, तो यही बीमारी हमें ठीक होने की राह दिखा सकती है। तो दोस्तों, अब वक्त है अपने शरीर की भाषा सुनने का।
कभी थकान महसूस हो, कभी दर्द उठे, तो उसे बस दबाइए मत। रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं किसी ऐसी चीज के लिए हां कह रहा हूं जिसके लिए मेरा मन चुपचाप ना कह रहा है? जब हम स्ट्रेस शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं काम का दबाव, पैसों की चिंता या किसी रिश्ते में झगड़ा। लेकिन डॉक्टर गाबोर माथे के अनुसार स्ट्रेस का मतलब सिर्फ बाहरी परेशानी नहीं है, बल्कि वो अंदरूनी असंतुलन है जो तब पैदा होता है जब हमारी भावनाएं और हमारी सच्चाई अलग अलग दिशाओं में चलने लगती हैं। किताब में बताया गया है कि शरीर के अंदर एक जटिल लेकिन सुंदर प्रणाली होती है जिसमें दिमाग, हार्मोन और इम्यून सिस्टम मिलकर हमें संतुलित रखते हैं। जब कोई खतरा आता है, चाहे वो शेर हो, एग्जामिनेशन हो या भावनात्मक दर्द, तो शरीर तुरंत फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। हार्मोन जैसे एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल सक्रिय हो जाते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और शरीर लड़ने या भागने को तैयार हो जाता है। अब सोचिए, अगर यह प्रणाली हर दिन, हर पल सक्रिय रहे, क्योंकि हम अपने भीतर के डर या गुस्से को कभी व्यक्त नहीं करते, तो शरीर को राहत कब मिलेगी? यही क्रॉनिक स्ट्रेस है, लंबे समय तक चलने वाला दबाव, जो बाहर से शांत दिखने वाले लोगों के भीतर धीरे धीरे आग की तरह जलता रहता है। स्ट्रेस तब नहीं होता जब कुछ बुरा घटता है, बल्कि तब होता है जब हमारे पास ईमानदारी से प्रतिक्रिया देने की आजादी नहीं होती। यानी अगर आपको किसी पर गुस्सा आया लेकिन आपने मुस्कुराकर कोई बात नहीं कहा, तो आपका शरीर उस झूठी मुस्कान का बोझ उठाने लगता है। एक महिला अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल कर रही थी। वो थकी हुई थी, परेशान थी, पर फिर भी किसी से कुछ नहीं कहती थी। हर बार जब वो अपने मन की बात दबाती तो उसका सिर दर्द और माइग्रेन बढ़ जाता था। डॉक्टर माथे ने बताया, उसका दर्द सिर्फ सिर में नहीं, उसके दिल में था। यह दर्द इसीलिए था क्योंकि वह खुद को ना कहने की अनुमति नहीं दे पा रही थी। स्ट्रेस का मतलब सिर्फ हमारा मूड खराब होना नहीं है, यह हमारे शरीर की हर कोशिका को प्रभावित करता है। यह इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, हार्मोनल संतुलन बिगाड़ता है और शरीर की प्राकृतिक हीलिंग पावर को धीमा कर देता है। फिर भी हम में से कई लोग इस अदृश्य टेंशन को पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम इसे आदत मान लेते हैं। थकान, सिर दर्द, नींद की कमी, पेट की समस्या, हम सोचते हैं सबको होता है, पर असल में ये शरीर के अलार्म हैं जो कह रहे हैं अब रुकिए। डॉक्टर माथे लिखते हैं, स्ट्रेस वही है जब शरीर को झुकना पड़ता है उस दिशा में जहां मन नहीं जाना चाहता। यानी जब हम अपनी सच्ची भावनाओं के खिलाफ जाकर लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो टेंशन सिर्फ मन में नहीं, शरीर में भी उतर जाता है। इसलिए असली टेंशन से राहत पाने का पहला कदम है अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकारना। जब आप खुद से ईमानदार होते हैं, तो शरीर भी धीरे धीरे आराम लेने लगता है। किताब का यह हिस्सा दिल को छू लेने वाला है, क्योंकि यह उन लोगों की बात करता है जो दिखने में सबसे अच्छे होते हैं, जो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते, जो हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते हैं, जो अपने गुस्से, दुख या थकान को मुस्कान के पीछे छिपा लेते हैं। समाज ऐसे लोगों की तारीफ करता है, क्या प्यारा स्वभाव है, कभी किसी से झगड़ते नहीं, लेकिन कई बार यही अच्छाई हमारे शरीर की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। वे इसे द नाइस पर्सन डिजीज पैटर्न या टाइप सी पर्सनैलिटी कहते हैं। ऐसे लोग जिनकी पहचान दूसरों की जरूरतों को खुद से पहले रखना होती है। वे दूसरों को खुश रखते रखते अपनी भावनाओं को मार देते हैं, और यही दबे हुए जज्बात धीरे धीरे बीमारी बन जाते हैं। किताब में एक कैंसर पेशेंट की कहानी है। एक औरत जो हमेशा सभी को खुश रखती थी, कभी अपने पति से बहस नहीं करती, हमेशा मुस्कुराती, सबके लिए त्याग करती। वो खुद को कभी नाराज ना होने वाली बताती थी। डॉक्टर माथे लिखते हैं, उसके शरीर ने वो गुस्सा महसूस किया जो उसके मन ने नहीं किया। उसके भीतर के हर ना ने मिलकर एक दिन बीमारी का रूप ले लिया। शरीर को सिर्फ खाने या नींद की जरूरत नहीं होती, उसे भावनात्मक सत्य की भी जरूरत होती है। अगर हम अपनी सच्ची भावनाओं को दबा दें, जैसे गुस्सा, नाराजगी, डर या दुख, तो शरीर उस झूठ का बोझ नहीं झेल पाता। वो उस टेंशन को अपने अंदर जमा करता रहता है, और जब सीमा पार हो जाती है तो वो बोल उठता है, कभी दिल की बीमारी, कभी कैंसर, कभी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के रूप में। कई लोग कहते हैं, मैं तो कभी गुस्सा नहीं करता, मैं शांत स्वभाव का हूं। लेकिन सवाल यह है, क्या वो सच में शांत है,
या सिर्फ दबे हुए हैं? क्योंकि असली शांति का मतलब भावनाओं को खत्म करना नहीं, बल्कि उन्हें पहचानना और सही तरीके से व्यक्त करना है। डॉक्टर माथे कहते हैं, गुस्सा अगर ईमानदारी से महसूस किया जाए तो विनाश नहीं करता, लेकिन अगर दबाया जाए तो शरीर को तोड़ देता है। हमारी परवरिश भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती है। हमें बचपन से सिखाया जाता है, गुस्सा करना गलत है, बड़ों से बहस मत करो, हमेशा सभ्य रहो। पर कोई नहीं सिखाता कि अपने मन की बात कहना भी जरूरी है। इसलिए कई लोग बड़े होकर अपने भीतर एक नकली अच्छे इंसान का चेहरा पहन लेते हैं, जो बाहर से कोमल है लेकिन अंदर से थका हुआ और असहाय। डॉक्टर माथे के अनुसार इन नाइस पीपल में बीमारी इसलिए पनपती है क्योंकि उनका शरीर लगातार अलार्म मोड में रहता है। वे दूसरों की नाराजगी या अस्वीकार का डर इतना महसूस करते हैं कि उनका नर्वस सिस्टम हमेशा सतर्क रहता है। कॉर्टिसोल और स्ट्रेस हार्मोन लगातार बने रहते हैं और धीरे धीरे यह शरीर की इम्यूनिटी को कमजोर कर देते हैं। वो कहती हैं, जो लोग ना नहीं कहते उनका शरीर एक दिन खुद कह देता है, अब नहीं। एक और उदाहरण किताब में आता है। एक आदमी जिसे ALS नाम का एक घातक तंत्रिका रोग हुआ था। वो हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता था, कभी किसी को नाराज नहीं करता, अपने हर भाव को भीतर दबा देता। बीमारी के दौरान भी उसने अपने परिवार को मुस्कुराकर संभाला। माथे ने लिखा, वो अपने शब्दों से नहीं, अपने शरीर से बोल रहा था। सच्ची अच्छाई वो नहीं जो सबको खुश रखे, बल्कि वो है जो खुद को ईमानदारी से सुने। क्योंकि अगर आप खुद के प्रति सच्चे नहीं हैं, तो आपका शरीर एक दिन आपके लिए सच्चाई बोल देगा। दोस्तों, अगर आप खुद को हमेशा दूसरों की खुशी में खोया हुआ पाते हैं, तो यह याद रखिए, दूसरों की खुशी के लिए अपनी शांति कुर्बान करना संवेदनशीलता नहीं, बल्कि धीरे धीरे खुद को मिटाना है। और मिटती हुई आत्मा एक दिन शरीर को बीमार कर देती है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे तुम बहुत अच्छे हो, तो खुद से पूछिए, क्या मैं वाकई अच्छा हूं या बस बोल नहीं पा रहा हूं? हर इंसान के भीतर एक बच्चा छिपा होता है जो सिर्फ प्यार चाहता है, अपनापन चाहता है और सबसे ज्यादा स्वीकार किया जाना चाहता है। डॉक्टर गाबोर माथे कहते हैं, हर बीमारी की कहानी बचपन की किसी अधूरी जरूरत से शुरू होती है। हम सभी बच्चे के रूप में दो चीजों की तलाश में रहते हैं, जुड़ाव यानी अटैचमेंट और असलीपन यानी ऑथेंटिसिटी। जुड़ाव मतलब वो रिश्ता जिसमें हमें सुरक्षा महसूस होती है, जहां हम जानते हैं कि हमें जैसे भी हैं वैसे ही प्यार मिलेगा। और असलीपन यानी अपने मन की सच्चाई जीने की आजादी, खुलकर हंसना, रोना, कहना, मुझे यह अच्छा नहीं लगता। लेकिन अक्सर बचपन में हमें सिखाया जाता है कि अगर हमें जुड़ाव चाहिए तो हमें अपनी असली पहचान को छिपाना होगा। अगर बच्चे को गुस्सा आता है और वो कहे मुझे ये पसंद नहीं, तो माता पिता नाराज हो जाते हैं। अगर बच्चा उदास है और चुप रहता है तो उसे कहा जाता है इतना ड्रामा मत करो। धीरे धीरे बच्चा यह सीख जाता है कि प्यार पाने का मतलब है खुद को दबाना। डॉक्टर माथे बताते हैं कि यही रिप्रेशन यानी अपनी भावनाओं को बार बार दबाने की आदत बाद में शरीर में टेंशन और बीमारियों की जड़ बनती है। क्योंकि वो बच्चा जो बोल नहीं सका, अब बड़ा होकर भी चुप रहना सीख जाता है और तब शरीर बोलना शुरू करता है, थकान, दर्द, सिर दर्द या किसी बड़ी बीमारी के जरिए। किताब में एक भावनात्मक उदाहरण आता है। एक व्यक्ति बचपन में ऐसे घर में बड़ा हुआ जहां पिता सख्त और मां हमेशा डरी हुई रहती थी। वो बच्चा कभी गुस्सा नहीं दिखा पाया क्योंकि गुस्सा दिखाने का मतलब था सजा। वो बच्चा बड़ा होकर एक आदर्श इंसान बना, हमेशा शांत, सभ्य, विनम्र। लेकिन 45 की उम्र में उसे कैंसर हो गया। डॉक्टर माथे ने लिखा, उसने कभी अपने पिता के खिलाफ गुस्सा नहीं जताया, तो शरीर ने वो गुस्सा जताया, खुद पर। बचपन की यही भावनात्मक भाषा हमारे दिमाग की वायरिंग बनाती है। जब बच्चा बार बार यह अनुभव करता है कि उसकी सच्ची भावनाएं उसे दर्द या अस्वीकार दिलाती हैं, तो दिमाग का स्ट्रेस सिस्टम हमेशा सजग रहने लगता है। यह हाइपर अलर्ट मोड में रहता है, जिससे शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन लगातार बना रहता है। यह स्थिति अगर सालों तक बनी रहे तो यह इम्यूनिटी को कमजोर कर देती है और बीमारियों का खतरा बढ़ा देती है। यह सब माता पिता की गलती नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक पैटर्न है जहां पीढ़ी दर पीढ़ी लोग भावनाओं को दबाना सिखाते आए हैं। हमारे माता पिता भी अपने बचपन में यही झेल चुके होते हैं।
इसलिए उन्होंने वही तरीका हमें सिखाया। वे हमें चोट नहीं पहुंचाना चाहते, वे बस वही दोहरा रहे होते हैं जो उन्होंने सीखा। फिर भी इस सच को समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने बचपन की जड़ों को नहीं समझेंगे, हम अपने शरीर की बीमारी को सतह पर ही ठीक करने की कोशिश करते रहेंगे। अगर किसी बच्चे को बार बार यह संदेश मिलता है कि उसकी जरूरतें परेशानी हैं, तो वह बच्चा बड़ा होकर दूसरों की जरूरतें अपनी जिम्मेदारी मान लेता है, और यही बच्चा बड़ा होकर नाइस पर्सन बन जाता है, जो हर किसी को खुश रखता है लेकिन खुद से दूर हो जाता है। अब सोचिए, अगर बचपन में हर बार जब आपने ना कहना चाहा और किसी ने कहा जिद मत करो, तो वो ना अंदर ही रह गया। वो दबा हुआ ना ही बाद में शरीर के नो में बदल जाता है। एक और उदाहरण किताब में आता है। एक महिला जिसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस थी। बचपन में उसका पिता शराबी था और घर में अक्सर हिंसा होती थी। वो हमेशा शांति बनाए रखने की कोशिश करती थी। वो अपनी मां की मदद करती, पिता को शांत करती और कभी खुद को व्यक्त नहीं करती। डॉक्टर माथे ने लिखा, उसके शरीर ने वो जिम्मेदारी उठा ली जो बचपन में उसकी थी, शांति बनाए रखने की। पर शरीर शांति नहीं, बोझ उठा रहा था, और यही बोझ एक दिन बीमारी बन गया। दोस्तों, हीलिंग सिर्फ शरीर की नहीं होती, बल्कि अपने बचपन के घावों को पहचानने की होती है। जब हम अपने अंदर के उस डरे हुए बच्चे से कहते हैं, अब तुम सुरक्षित हो, अब तुम बोल सकते हो, तो शरीर भी धीरे धीरे खुलने लगता है। क्योंकि दबा हुआ भाव जब स्वीकार किया जाता है, तो दर्द का रूप बदल जाता है। वो अब झर नहीं रहता, वो दवा बन जाता है। हमारा शरीर कभी दुश्मन नहीं होता, वो सिर्फ हमारी आत्मा की आवाज को सुनाने की कोशिश कर रहा होता है। दोस्तों, शायद अब समय आ गया है कि हम अपने भीतर के उस बच्चे को फिर से गले लगाएं, जो बरसों से चुप है और जिसका ना अब शरीर बोल रहा है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी को ना कहना कितना मुश्किल होता है? कई बार हम थके हुए होते हैं, व्यस्त होते हैं या भीतर से तैयार नहीं होते, फिर भी मुस्कुराकर हाँ कह देते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए, कहीं लोग हमें बुरा ना समझ लें। लेकिन डॉक्टर गाबोर माथे कहते हैं, हर बार जब आप किसी और के लिए हाँ कहते हैं, जबकि आपका मन ना कह रहा होता है, आप अपने शरीर से थोड़ा सा जुड़ाव तोड़ देते हैं। सीमाएं यानी बाउंड्रीज, वो अदृश्य दीवार हैं जो हमें दूसरों से अलग और सुरक्षित रखती हैं। जैसे हमारे शरीर को त्वचा बचाती है, वैसे ही हमारे मन को सीमाएं बचाती हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति दूसरों की अपेक्षाओं के आगे अपनी भावनाएं भूल जाता है, तो वो धीरे धीरे इस सुरक्षा कवच को खो देता है, और बिना सीमाओं के जीवन एक ऐसे घर की तरह बन जाता है जिसके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, जहां कोई भी कभी भी आकर अपना बोझ छोड़ सकता है। किताब में डॉक्टर माथे एक मरीज का उदाहरण देते हैं, एक नर्स जो अपने अस्पताल के हर मरीज के लिए दिन रात समर्पित थी। वो हमेशा मुस्कुराती रहती, किसी से मना नहीं करती, हर एक्स्ट्रा शिफ्ट करती, किसी की मदद से इनकार नहीं करती। कुछ सालों बाद उसे थायराइड और फिर गंभीर हार्मोनल समस्याएं हो गईं। उसने कहा, मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं हमेशा थकी रहती हूं। माथे ने जवाब दिया, क्योंकि तुम सिर्फ अपने शरीर से नहीं, अपनी आत्मा से भी थक चुकी हो। हम सोचते हैं ना कहना स्वार्थी होना है, लेकिन असल में ना कहना आत्मसम्मान की निशानी है। जो इंसान दूसरों के लिए सीमाएं तय नहीं कर सकता, वो खुद के लिए भी ईमानदार नहीं रह पाता, क्योंकि हर झूठी हां के पीछे छिपा होता है डर कि अगर मैंने मना किया तो लोग मुझसे प्यार करना छोड़ देंगे। पर धीरे धीरे यह डर हमारी पहचान को मिटा देता है, और फिर शरीर उसी मिटती हुई पहचान को बीमारी के रूप में व्यक्त करता है। हमारे शरीर में हर सेल एक सीमा रखता है। अगर वो सीमा टूट जाए तो रोगाणु अंदर आ जाते हैं। वैसे ही जब भावनात्मक सीमाएं टूटती हैं, तो बाहरी टेंशन हमारे भीतर घुसकर हमें बीमार कर देता है। सीमाएं सिर्फ ना कहने के लिए नहीं होती, बल्कि यह तय करने के लिए होती हैं कि हमारी ऊर्जा कहां तक फैले। अगर हम हर दिशा में खुद को खींचते रहेंगे, परिवार, काम, दोस्त, समाज, तो एक दिन हमारे भीतर कुछ टूट जाएगा। और जब वो टूटता है, तो शरीर इसे थकान, सिर दर्द या किसी बड़ी बीमारी के जरिए हमें बताता है। एक दिल छू लेने वाला उदाहरण किताब में है। एक व्यक्ति जिसे हार्ट अटैक आया, वो हमेशा सबके लिए उपलब्ध रहता था, दोस्तों के लिए, ऑफिस के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन जब उससे पूछा गया कि अपने लिए तुम क्या करते हो, तो वह चुप रह गया। डॉक्टर माथे लिखते हैं, उसका दिल बस वही कह रहा था जो उसकी जुबान नहीं कह सकी, मुझे भी देखो। सीमाएं बनाना मतलब दीवारें खड़ी करना नहीं है,
बल्कि यह तय करना है कि कौन सी ऊर्जा हमें पोषित करती है और कौन सी हमें खत्म करती है। यह समझना है कि ना कहना किसी को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षित रखना है। दोस्तों, अगर आप भी अक्सर हर किसी के लिए हां कहते कहते थक चुके हैं, तो यह याद रखिए, आपका शरीर हर झूठी हां को सहेजता है और एक दिन वो इसे अपने तरीके से बाहर निकालता है। सीखिए खुद के लिए सीमाएं बनाना, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सीमाओं की रक्षा करता है वो न सिर्फ स्वस्थ रहता है बल्कि सच्चा भी रहता है। कभी आपने गौर किया है, जब आप बहुत खुश होते हैं तो शरीर हल्का लगता है, और जब आप उदास होते हैं तो सब भारी भारी सा महसूस होता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह माइंड बॉडी यूनिटी की सच्चाई है। डॉक्टर गाबोर माते कहते हैं, मन और शरीर के बीच कोई सीमा नहीं होती, सिर्फ हमारी समझ ने दोनों को अलग कर दिया है। आधुनिक विज्ञान अब वही कह रहा है जो प्राचीन ज्ञान हमेशा से कहता आया था। हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारा विश्वास सीधे हमारे शरीर की कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं। डॉक्टर माथे इस विचार को बहुत सरल तरीके से समझाते हैं। हर भावना एक जैविक घटना है, यानी जब हम दुखी होते हैं तो सिर्फ मन नहीं रोता, हमारा शरीर भी उस दुख को महसूस करता है। कई रिसर्च यह साबित करती हैं कि जब हम टेंशन में होते हैं तो हमारी कोशिकाओं की कम्युनिकेशन सिस्टम बदल जाती है। दिमाग से निकलने वाले हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल या एड्रेनालाइन हमारे इम्यून सिस्टम, डाइजेशन और हृदय पर सीधा असर डालते हैं। यानी अगर आपका मन लगातार टेंशन में है तो शरीर को यह संकेत मिलता है खतरा है, और शरीर फिर हीलिंग मोड में नहीं जा पाता। डॉक्टर माते बताते हैं कि हर बीमारी का कोई ना कोई भावनात्मक पैटर्न होता है। कैंसर के मरीजों में उन्होंने बार बार एक समान विशेषता देखी, भावनाओं का दमन, दूसरों को खुश रखने की आदत और खुद से दूरी। यानी बीमारी का कारण सिर्फ वायरस या जीन नहीं, बल्कि वो माहौल भी है जिसमें हमारी कोशिकाएं रहती हैं, हमारा इमोशनल एनवायरनमेंट। यह विचार हमें जीव विज्ञानी ब्रूस लिप्टन की बातों की याद दिलाता है। उन्होंने कहा था, जीन्स लोड द गन बट एनवायरनमेंट पुल्स द ट्रिगर। यानी हमारे जीन में बीमारी की संभावना हो सकती है, लेकिन उसे सक्रिय करता है हमारा भावनात्मक और मानसिक माहौल। अगर हम लगातार गिल्ट, डर या दबाव में जी रहे हैं तो हमारे शरीर की हीलिंग एनर्जी कमजोर पड़ जाती है। डॉक्टर माते इस संबंध को साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहते हैं। यह एक ऐसा विज्ञान है जो बताता है कि हमारे विचार, तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरो और प्रतिरक्षा तंत्र एक दूसरे से लगातार संवाद करते रहते हैं। अगर इनमें से किसी हिस्से में तनाव या भ्रम हो तो पूरा सिस्टम असंतुलित हो जाता है। किताब में एक उदाहरण है, एक महिला को बार बार जुकाम और कमजोरी रहती थी। वो डॉक्टर के पास जाती, लेकिन टेस्ट हमेशा सामान्य आते, फिर भी वो थकान से लड़ती रहती। काउंसलिंग के दौरान पता चला कि वह वर्षों से एक ऐसे रिश्ते में थी जहां उसे हमेशा खुद को साबित करना पड़ता था। उसने कभी अपने मन की बात नहीं कही, क्योंकि उसे डर था कि रिश्ता टूट जाएगा। डॉक्टर माथे लिखते हैं, उसका इम्यून सिस्टम भी उसी तरह बिहेव कर रहा था। वो अपने शरीर में हर बाहरी चीज को सहन कर रहा था, क्योंकि वो भावनात्मक रूप से भी यही कर रही थी। इस बात का मतलब यह नहीं कि हर बीमारी का कारण सिर्फ मन है, बल्कि यह कि मन को नजरअंदाज कर देना बीमारी को समझने का अधूरा तरीका है। अगर हम सिर्फ शरीर का इलाज करें और भावनाओं को अनदेखा करें तो हम आधा सच ही ठीक कर रहे होते हैं। आपकी हर कोशिका आपके जीवन की कहानी सुनती है। इसीलिए हीलिंग का असली रास्ता वही है जहां हम अपनी कहानी को पहचानें, स्वीकार करें और उसे बदलने की हिम्मत रखें। सोचिए, अगर हम हर दिन अपने शरीर से पूछें, तुम कैसा महसूस कर रहे हो, और ईमानदारी से उसका जवाब सुने, तो शायद बीमारी आने से पहले ही हम खुद को संभाल लें। हम सबको सिखाया जाता है, गुस्सा मत करो, शांत रहो। लेकिन डॉक्टर गाबोर माथे कहते हैं, गुस्सा अगर ईमानदार हो तो वह विनाश नहीं बल्कि सुरक्षा है। यानी बात गुस्से को खत्म करने की नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से महसूस और व्यक्त करने की है। क्योंकि जब हम गुस्से को दबा देते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाकर अपने रूप में जरूर उभरता है, कभी तनाव, कभी दर्द, कभी बीमारी बनकर। किताब में एक बेहद गहरी लाइन है, हेल्दी एंजर एक बॉन्डर डिफाइंग इमोशन है। मतलब गुस्सा ये बताने का तरीका है कि यह मेरी सीमा है, इससे आगे मत बढ़ो। अगर हम ये भाव व्यक्त नहीं करते तो शरीर को ही उस सीमा की रक्षा करनी पड़ती है। वो ऐसा बीमारी के रूप में करता है।
जैसे कोई अदृश्य दीवार बना रहा हो। डॉक्टर माथे के एक मरीज की कहानी यहां बहुत असरदार है। वो व्यक्ति हमेशा शांत और सज्जन था, कभी किसी पर आवाज नहीं उठाता था, लेकिन उसे गंभीर अल्सर की समस्या थी। जांच में कुछ भी स्पष्ट नहीं मिला। माथे ने उससे पूछा, क्या कभी आपको किसी पर गुस्सा आता है? वो मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं तो हर किसी को समझने की कोशिश करता हूं। डॉक्टर माथे ने लिखा, वो अपने गुस्से को नहीं समझ रहा था, लेकिन उसका शरीर समझ रहा था। हर बार जब वो अपनी नाराजगी दबाता, उसका पेट अम्ल से जल उठता। गुस्सा असल में एक सेल्फ प्रोटेक्टिव एनर्जी है। यह हमें बताता है कि कोई चीज हमारे भीतर की शांति को तोड़ रही है। अगर हम इस संकेत को सुन लें तो यह हमें सुरक्षित रखता है, लेकिन अगर हम इसे बार बार दबाते रहें तो यह भीतर सड़ने लगता है। यानी दबा हुआ गुस्सा साइलेंट फायर बन जाता है, जो शरीर को भीतर से जलाता रहता है। डॉक्टर माथे लिखते हैं, सच्चा गुस्सा किसी पर हमला नहीं करता, वो सिर्फ हमारी सीमाओं को बचाता है। यह वही फर्क है जो रेज और एंगर में होता है। रेज यानी विस्फोट, जो नियंत्रण खो देता है, लेकिन रियल एंगर यानी साफ संदेश, मुझे यह स्वीकार नहीं। और जब हम इस साफ संदेश को ईमानदारी से देते हैं तो शरीर को भी राहत मिलती है, क्योंकि अब उसे हमारी ओर से लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। किताब का यह हिस्सा हमें एक और सच्चाई सिखाता है। अक्सर हम गुस्से को गलत समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि गुस्सा करना दूसरों को दुख देना है, जबकि सच्चा गुस्सा तो खुद को चोट से बचाना है। इसलिए डॉक्टर माथे कहते हैं, अगर आप अपने शरीर की रक्षा चाहते हैं तो अपनी भावनाओं को सच्चाई से स्वीकारिए। हमारे समाज में जिन लोगों को शांत कहा जाता है, वे अक्सर अपने भीतर सबसे ज्यादा संघर्ष झेल रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने गुस्सा करना नहीं सीखा, सिर्फ सहना सीखा है। और यही सहना धीरे धीरे शरीर को थका देता है। इसीलिए अगली बार जब आपको किसी बात पर गुस्सा आए तो खुद को दोष मत दीजिए। उस गुस्से को ध्यान से सुनिए, वो शायद आपके शरीर की सुरक्षा का संकेत हो। उसे व्यक्त कीजिए, लेकिन बिना चोट पहुंचाए, क्योंकि दबा हुआ गुस्सा बीमारी लाता है और ईमानदार गुस्सा आजादी। डॉक्टर गाबोर माथे कहते हैं, भावनात्मक ईमानदारी शरीर की सबसे बड़ी दवा है। हम अक्सर सोचते हैं कि सेहत का मतलब है अच्छा खाना, व्यायाम और पर्याप्त नींद, लेकिन when the body says no, हमें सिखाती है कि सच्ची सेहत तब आती है जब हम अपने भीतर की भावनाओं से ईमानदारी से जुड़ना सीख जाते हैं। डॉक्टर माथे इस क्षमता को कहते हैं इमोशनल कॉम्पिटेंस, यानी भावनाओं को महसूस करना, पहचानना और सही तरीके से व्यक्त करना। वे बताते हैं कि हर इंसान को 4 बुनियादी भावनात्मक क्षमताएं विकसित करनी चाहिए। पहली, अपनी भावनाओं को महसूस करने की क्षमता। दूसरी, उन्हें व्यक्त करने की हिम्मत। तीसरी, यह समझना कि जो भाव हम आज महसूस कर रहे हैं, क्या वो किसी पुराने अनुभव से जुड़ा है या वर्तमान स्थिति से। और चौथी, अपनी जरूरतों को पहचानने और उनका सम्मान करने की क्षमता। इन चारों को मिलाकर बनती है हमारी असली इनर इम्यूनिटी, जो शरीर को बाहरी बीमारियों से भी बचाती है। किताब में एक बहुत गहरा उदाहरण है। एक महिला जो हमेशा दूसरों की मदद करती थी, पर खुद को कभी प्राथमिकता नहीं देती थी। वो बार बार बीमार पड़ती थी, लेकिन कहती थी, मैं तो ठीक हूं, बस थोड़ा कमजोर महसूस होता है। जब डॉक्टर माथे ने उससे पूछा कि क्या तुम कभी खुद के लिए समय निकालती हो, तो वह चुप हो गई। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो अपने भीतर की उदासी और गुस्से को पहचानना ही भूल चुकी थी। उसने कहा, मुझे लगा था दूसरों को खुश रखना ही मेरा काम है। माथे ने लिखा, उसी दिन उसकी हीलिंग शुरू हुई जब उसने पहली बार खुद को सुना। इमोशनल कॉम्पिटेंस का मतलब यह नहीं कि हम हर वक्त भावुक रहें, बल्कि यह कि हम अपने भीतर जो भी चल रहा है उसे नकारें नहीं। अगर आप थके हुए हैं तो खुद से झूठ मत बोलिए कि सब ठीक है। अगर आप दुखी हैं तो उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि शरीर झूठ नहीं समझता, वो सिर्फ सच्चाई पर ही प्रतिक्रिया करता है। जिन लोगों में इमोशनल मैच्योरिटी नहीं होती, वे अक्सर दूसरों की भावनाओं को अपने ऊपर ले लेते हैं। वे सोचते हैं कि सबको खुश रखना ही उनका दायित्व है। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा शरीर अपने ही भावनात्मक संसाधन खो देता है। वो थक जाता है, कमजोर हो जाता है, और एक समय के बाद बीमारी उसे आराम करने पर मजबूर करती है। एक सुंदर बात जो किताब में कही गई है, जब आप अपने भीतर के सच्चे भावों को स्वीकारते हैं तो शरीर के भीतर की जमी हुई ऊर्जा बहने लगती है।
यानी हीलिंग किसी दवा से नहीं, बल्कि ईमानदारी से शुरू होती है। भावनात्मक ईमानदारी का एक और पहलू है सीखना कि कौन सा दर्द हमारा है और कौन सा दूसरों का। कई बार हम दूसरों की तकलीफों का बोझ उठा लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यही संवेदनशीलता है। लेकिन डॉक्टर माते कहते हैं, दूसरों की मदद करने से पहले खुद को थकाना सेवा नहीं, आत्मत्याग है। अगर हम अपनी भावनाओं को संतुलित नहीं रखेंगे तो न खुद स्वस्थ रह पाएंगे, न दूसरों के काम आ पाएंगे। इसलिए असली इम्यूनिटी सिर्फ विटामिन्स या सप्लीमेंट्स से नहीं आती, बल्कि उस शांति से आती है जो तब महसूस होती है जब हम खुद के प्रति सच्चे होते हैं, क्योंकि शरीर वही प्रतिबिंबित करता है जो मन जीता है। अगर मन साफ है, स्वीकार में है, तो शरीर भी सहजता से सांस लेता है। दोस्तों, अगर हम अपने भीतर की भावनाओं को पहचानना सीख लें तो हम आधी बीमारियों को आने से पहले ही रोक सकते हैं, क्योंकि शरीर को सबसे ज्यादा थकाता है भावनाओं का बोझ, जो हमने कभी महसूस करने की इजाजत ही नहीं दी। किताब व्हेन द बॉडी सेज नो का सबसे बड़ा संदेश यही है कि शरीर हमारी दुश्मन नहीं, बल्कि हमारा सबसे सच्चा दोस्त है। वो हमें लगातार संकेत देता रहता है, रुको, मुझे थकान हो रही है, ये रिश्ता मुझे तकलीफ दे रहा है, ये काम अब मुझे भारी लग रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उन संकेतों पर दवा लगा देते हैं या उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि असली हीलिंग तब शुरू होती है जब हम रुककर शरीर की बात सुनते हैं। डॉक्टर गाबोर माते कहते हैं, हर बीमारी एक संदेश है, अपने जीवन की दिशा पर दोबारा नजर डालो। कई बार बीमारी हमें धीमा करती है ताकि हम वह महसूस कर सकें जिसे हमने सालों से महसूस नहीं किया। यह शरीर का तरीका है यह कहने का, अब बस करो, अब अपनी सच्चाई जीने का समय है। हीलिंग का मतलब सिर्फ दवा या योग नहीं है, यह अपने मन, भावनाओं और रिश्तों को फिर से संतुलित करना है। इसका पहला कदम है स्वीकार करना। स्वीकार करना कि हम भी थकते हैं, हम भी दुखी होते हैं और हमें भी ना कहने का अधिकार है। जैसे ही आप खुद के भीतर की सच्चाई स्वीकारते हैं, आपका शरीर राहत की सांस लेता है। किताब में एक मरीज की कहानी है, वो महिला जो कई सालों से ऑटोइम्यून डिजीज से जूझ रही थी। वो हमेशा कहती थी, मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर से वो टूटी हुई थी। थेरेपी के दौरान जब उसने पहली बार जोर से कहा, मैं थक गई हूं, तो वह रो पड़ी। और डॉक्टर माते लिखते हैं, उस दिन से उसकी बीमारी नहीं, उसकी हीलिंग शुरू हुई। हीलिंग का दूसरा कदम है सच्ची बातचीत। अपने आप से और अपने करीबियों से ईमानदारी से बात करना। अगर आपको किसी बात से दुख है तो उसे दबाइए मत। अगर कोई रिश्ता आपको चोट पहुंचा रहा है तो अपने शरीर की आवाज सुनिए, वह सच बोल रहा है। याद रखिए, ना कहना किसी को ठुकराना नहीं, बल्कि खुद से वफादार रहना है। तीसरा कदम है दयालुता, लेकिन पहले अपने प्रति। कई लोग दूसरों के लिए संवेदनशील होते हैं पर खुद के लिए कठोर। वे अपने शरीर से उम्मीद करते हैं कि वह बिना आराम के चलता रहे, अपने मन से कि वो कभी शिकायत ना करे। लेकिन हीलिंग वहीं से शुरू होती है जहां हम खुद के प्रति दयालु होना सीखते हैं। अपने शरीर को प्यार से कहना, तुमने बहुत सहा है, अब मैं तुम्हें सुनूंगा। हीलिंग का चौथा और सबसे सुंदर कदम है जीवन में उपस्थिति, प्रेजेंस। हम तब बीमार होते हैं जब हमारा शरीर यहां होता है, पर हमारा मन कहीं और भटक रहा होता है। यानी जब हम अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंता में फंसे रहते हैं तो वर्तमान का संतुलन खो देते हैं, और शरीर वर्तमान में ही जीता है। इसलिए हीलिंग का रास्ता भी यहीं से गुजरता है। अब सवाल है, क्या हर बीमारी से बचा जा सकता है? नहीं, शायद नहीं। लेकिन डॉक्टर माते कहते हैं, हम बीमारी को हमेशा रोक नहीं सकते, पर उसके पीछे का संदेश जरूर सुन सकते हैं। जब हम उस संदेश को समझते हैं तो भले शरीर को दर्द हो, पर आत्मा को शांति मिलती है, और यही शांति सबसे बड़ी चिकित्सा है। दोस्तों, व्हेन द बॉडी सेज नो हमें सिखाती है कि अपने शरीर से जंग नहीं, संवाद करना सीखो। वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो बस हमें हमारी सच्चाई की याद दिलाना चाहता है। अगर हम अपने शरीर की आवाज सुनना शुरू कर दें तो शायद हमें बीमारी आने का इंतजार ही ना करना पड़े। तो आज से एक छोटी आदत डालिए। हर रात सोने से पहले खुद से पूछिए, क्या आज मैंने अपनी सच्चाई जानी? अगर जवाब हां है तो आपका शरीर चैन की नींद सोएगा। दोस्तों, यह किताब सिर्फ शरीर की नहीं,
बल्कि आत्मा की हीलिंग के बारे में है। क्योंकि जो इंसान अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करता है वो सबसे स्वस्थ होता है। अगर आपको यह कहानी कुछ सोचने पर मजबूर करे तो इसे अपने दिल में रखिए, और जब अगली बार आपका शरीर ना कहे तो उस आवाज को सुन लीजिए। शायद वहीं से आपकी नई जिंदगी शुरू हो। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और प्रेरणादायक किताबों की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई किताब के साथ। जय हिंद।